सबसे पहले आई बिगिन मैं बताता हूँ कि मेरे क्या बुक लिस्ट रही थी, है ना। सो प्रीलिम्स की और मेंस की मैंने तैयारी मैं इनिशियली क्लियर कर दूँ कि अलग अलग से की थी। ऐसा नहीं था कि बहुत इंटीग्रेटेड था, बट आप प्री की जब पूरी तैयारी करोगे तो मेंस की कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत इंटीग्रेट हो ही जाएगी। सो प्रीलिम्स के लिए मेरी बुक लिस्ट थी पॉलिटी, चलो जो है कॉमन वो तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। पॉलिटी के लिए वी नो की लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है। एएमसी के लिए बस थोड़ा सा डिफरेंस था कि मैंने जो ओल्ड एनसीईआरटीज थी जो 2005 वाली हैं उनसे मैंने खुद अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट किया था, और उसके बाद मैंने न्यू एनसीईआरटीज पढ़ी थी थीम वाली। तो मैंने सीएपीएफ का भी क्लियर किया था लास्ट ईयर एग्जाम, तो उसमें मैंने नोटिस किया था कि 3 क्वेश्चंस न्यू एनसीईआरटी से सेम सेम डाले थे यूपीएससी ने। तो मतलब दे हैव अ ट्रेंड कि अब न्यू एनसीईआरटीज की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आपने ओल्ड एनसीईआरटीज जो एएमसी की थी उससे आपने अपने नोट्स बनाए, न्यू एनसीईआरटी की जो कीवर्ड्स हैं और जो अलग चीज़ें हैं वो आपने उसमें ऐड करी। अब मेरा एक ट्रेंड था कि जैसे मैंने अपना एक सब्जेक्ट खत्म कर लिया यहाँ पे, जैसे क्लासरूम कोर्स में खत्म कर लिया, उसके बाद अब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे 15-20 दिन या 1 महीना लगा के वो सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया, तो उसके बाद मैं उसका सेक्शनल टेस्ट दे देता था। मैंने विजन के ही सिर्फ टेस्ट सीरीज किए थे। तो उसके बाद जब मैंने टेस्ट सीरीज देता था तो इसमें इन केस आई एम गेटिंग अबव 100 मार्क्स तो ठीक है, ठीक चल रहा है। बट अगर 100 से कम आ रहे हैं तो मैं देखता था कि कौन से टॉपिक्स मेरे वीक हैं, उन टॉपिक्स की मैं स्पेशल नोट्स बना के अपने नोट्स में ऐड कर लेता था। तो ये मेरी टेक्निक थी कि मैं कैसे अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करके उनको इम्प्लीमेंट कर रहा था। तो एएमसी हो गया। इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक की थी। ज्योग्राफी के लिए थोड़ा मेरा डिफरेंट था। ज्योग्राफी के लिए पहले तो 11th की जो फिजिकल की एनसीईआरटी है वो करनी थी, है ना। इंडियन ज्योग्राफी की बुक है वो करी थी। उसके अलावा मैंने मैपिंग के लिए एक यूट्यूब पे है सुदर्शन गुज्जर सर का चैनल है, तो वो फॉलो करा था मैंने। उसके अंदर सर ने बहुत अच्छी मैपिंग कराई हुई थी कि कैसे माउंटेन्स हैं, माउंटेन पासेस हैं, रिवर्स हैं, नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो वो वाला पार्ट वहां से मैंने कवर किया था। और जीसी लियोंग जो बुक है हमारी ज्योग्राफी की, उसके अंदर एंड में क्लाइमेट वाला पार्ट है, वो कहीं पे भी नहीं अच्छे से दिया हुआ, वो उसमें दिया हुआ है। तो उसके अंदर ना बड़े सारे टाइप के क्लाइमेट्स हैं, मानसून क्लाइमेट है, चाइना टाइप क्लाइमेट है। तो उस सबका मैंने एक ही वर्ल्ड मैप बना लिया था और सारे सारे उसमें मार्क कर दिए थे कि कौन से कहाँ पे हैं। थोड़ा थोड़ा दो दो लाइनें पढ़ ली थी तो ऑप्शन आएगा तो एलिमिनेट करने में ईजी हो जाएगा। कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया सर के हैंड रिटन नोट्स किए थे, वो काफ़ी अच्छे हैं। उसके अंदर भी मैं 5 टॉपिक्स बता देता हूँ जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे थे। वो थे भक्ति, सूफी, टेम्पल्स, जैनिज्म और बुद्धिज्म। ये 5 टॉपिक ज़्यादा अच्छे से कर लिए थे, और उसके अलावा वाले टॉपिक्स ऊपर ऊपर से रीड कर लिए थे क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में से ज़्यादा आ रहे थे। सो ये एएमसी का था। इसके साथ में मैंने लेक्सिकॉन जो हमारी बुक है उसको फॉलो किया था, और उसके अंदर भी 2 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट थे। एक थे इंटरनेशनल एथिक्स और एक था कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला, कॉर्पोरेट एथिक्स। तो ये 2 चैप्टर्स कहीं और नहीं मिले थे। और इसमें याद रखना कि कुछ ना आप अभी से डायग्राम्स कंपाइल करने स्टार्ट कर देना। जैसे विशाखा यादव मैम की आते हैं टेलीग्राम पे ना ऐसे डायग्राम्स की लिस्ट की, ये डायग्राम्स मैंने बनाए थे। जैसे वो प्रोबिटी का बना देते हैं कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, और इसके बीच में ये वाला पार्ट जो है ये प्रोबिटी है। तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे डायग्राम्स छोटे छोटे आप अभी से तैयार करने लग जाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे लॉन्ग टर्म में। फिर इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने क्लासरूम नोट्स ही किए थे। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, क्योंकि वो हम सबको बड़ा वो रहता है कि करंट अफेयर्स कहाँ से आएंगे। तो एक पॉइंट ये है कि करंट अफेयर्स पे ओवरली रिलाई नहीं करना है। ओनली 100 क्वेश्चन में से सिर्फ 10 to 12 होते हैं जो करंट अफेयर्स के होते हैं। वो अब सारे जहाँ के रिसोर्सेज पढ़ लो तो भी 3-4 से ज़्यादा किसी को पक्के आते नहीं होते हैं। तो अगर आप अपना स्टैटिक 100% स्ट्रांग रखोगे तो करंट अफेयर्स पे रिलायंस कम हो जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए मैंने पर्सनली वही जो पीटी करी थी मैंने, जो 365 है, वो मैंने 3 सब्जेक्ट्स की करी थी, इन्वायरमेंट की, इकोनॉमी की और कल्चर की। ये 3 पीटीज मैंने की थी। मंथली मैगजीन जो है विजन की ट्राई कर रहा था फॉलो करने की, बट वो कई बार नहीं फॉलो हो पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं होता। उसमें से भी ट्राई कर रहा था कि इकोनॉमी इन्वायरमेंट की जितनी पॉसिबल हो उतनी ज़्यादा हो जाए। तो ये मेरी प्री की बुक लिस्ट थी। अब मेरा ऑप्शन मेडिकल साइंस था, जो कि मतलब थोड़ा सा लेंदी और बल्कि ऑप्शनल था, और उसमें मेरा स्कोर भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इनफैक्ट जीएस में मेरा ज़्यादा बेटर स्कोर है। तो मेडिकल साइंस के लिए भी अगर कोई है स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं, तो मतलब अगर तो आप कॉलेज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो मेडिकल साइंस की तो अच्छा है, आप उसको ले लो। बट इन केस यू आर प्लानिंग टू डू इट आफ्टर इंटर्नशिप, तो आप ऑल्टरनेट जो ऑप्शनल्स है जैसे एंथ्रो वगैरह उनको भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि है, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और रिवॉर्ड उतना ज़्यादा कई बार नहीं होता है। तो ये प्री की बुक लिस्ट होगी। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, काफ़ी बार होता है कि मॉक टेस्ट में हमारा स्कोर कम आता है तो हमें लगता है कि फाइनल में कितना आएगा, कितना कम ज़्यादा आएगा। तो मैंने विजन के 3 अभ्यास दिए थे प्री के। तो फर्स्ट में मेरा स्कोर था 50, जो कि काफ़ी बुरा था और मुझे लगा कि यार ये तो फिर इस बार प्री नहीं निकलेगा। बट फिर 2 हफ्ते मैंने अच्छे से रिवाइज करा, पूरा अपनी स्ट्रैटेजी चार्ट आउट करके दोबारा करा। सेकंड में आ गए 100, फिर थर्ड में आ गए 90।
तो फाइनली भी मेरा स्कोर कहीं 100 के अराउंड ही था फाइनल प्री में। तो ये है कि कभी वेरिएशन आ जाती है आपके टेस्ट में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाओगे। मेरा एवरेज स्कोर, मैंने विजन के टोटल ऐसे 15 टेस्ट दिए थे, फुल लेंथ टेस्ट, मार्केट से परचेज करके। तो फिर उसमें ओवरऑल ऐसे था कि 15 टेस्ट में मेरा एवरेज स्कोर वाज अराउंड 75 टू 85। तो इतना ही रहता है। तो इसमें आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है कि यार मेरे टेस्ट में कम नंबर आ गए, तो ऐसे ही रहता है। मेंस के भी मैंने विजन के यहाँ पे आके टेस्ट दिए थे, तो उसमें भी फाइनली अभ्यास होता है। तो उसके अंदर था GS 1 2 3 4। तो जब मैंने वो दिया था उसमें मेरे स्कोर ऐसे थे: 112, 2 में मेरा स्कोर था 89, 3 में था 79 और 4 में था 99। और फाइनली मेरा स्कोर जो रहा है वो था GS 1 में 107, 2 में 120, 3 में 100 और 4 में 119। तो जिस इकलौते सब्जेक्ट में मेरे उसमें ज़्यादा थे, इसमें कम थे। तो ऐसे हो जाता है कई बार। तो आपको बस ये अंडरस्टैंड करना है कि आपने खुद पे सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस रखना है कि कोई बात नहीं, आई नो द फैक्ट्स, मेरी प्रेजेंटेशन ऐसी ही है और मैं ऐसे ही लिखूंगा। कई बार होता है कि मार्क्स ऊपर नीचे आ जाते हैं, बट उससे आपको अफेक्ट नहीं होना, क्योंकि जो फाइनल डे है वो न्यू डे है और सबके लिए ही अलग है। फिर एक पॉइंट मुझे और याद आ गया कि जैसे प्री का ट्रेंड है कि अब ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, CSAT भी हो रहा है, GS भी हो रहा है। तो इसके पीछे एक ही बात है कि पेपर जो है वो सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी है सबके लिए। अगर किसी के लिए मुश्किल है तो सबके लिए ही है, तो कट ऑफ भी उस हिसाब से वेरी होएगी। और दूसरी बात है, ये पेपर अगर मुश्किल हो रहा है तो जो न्यू प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा है इस बात से। क्योंकि जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको अगर आप पूछो ना, जिन्होंने 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कि हाँ सिंपल सा आपने क्वेश्चन दे दिया स्पेक्ट्रम से, तो वो पेज नंबर के साथ ही बता देते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी है। तो इसलिए ये न्यू प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि ऐसा पेपर आ रहा है कि आपको ऑन द स्पॉट अवेयरनेस लगानी है, अपनी कॉन्शियसनेस लगानी है, तब आप उसका आंसर निकाल पा रहे हो। अब मेरी खुद की, मेरा ट्रेंड था कि मैं प्री में 100 के 100 क्वेश्चन करके आया था। तो मैं अपने आप को चांस दे देता था कि कोई बात नहीं यार, कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, उसको देखना है, स्टडी करना है, एनालाइज करना है। काफ़ी बार आंसर जो है वो ऑप्शंस को देख के ही पता चल जाता है। खुद से अपने ट्रेंड्स डिवाइस करो। अब कह रहे हैं लोग कि ओनली 2 पेयर्स वाले ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं ना, लास्ट ईयर एकदम से रैंडमली आए थे, मेरे को भी देख के लग रहा था कि क्या है। तो मैंने एक दो क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट ही वहाँ एनालाइज करे। मैंने देखा अगर ये पेयर्स मैच उसने बोले हुए हैं और हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली पूछे हैं, तो मुझे एक एक क्वेश्चन में मेरे को ऐसे हो गया कि ये पता था, ये नहीं पता था, ठीक है, ये पता था और इसका भी नहीं आइडिया था। तो मुझे ये पता चल गया कि इसका आंसर ये था, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत थी। तो मुझे पता चल गया अगर ये इंटरचेंज करा है तो ये पक्का ऐसे इंटरचेंज करा है। और थर्ड वाली जो मुझे पता था ठीक है, तो मैंने सोचा फोर्थ भी ठीक होगी, तो फिर मैंने इसका ओनली 2 कर दिया और वो सही था। तो ऐसे आप ऑन द स्पॉट भी डिवाइस कर सकते हो कई बार देख के कि यूपीएससी कई बार जो है वो इंटरचेंज ही करता है। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे खुद एनालाइज करो PYQs को और देखो कि कैसे हमें करना है। तो अब मैं मेन अपना आंसर राइटिंग का बता देता हूँ कि जैसे GS में मेरा स्कोर 446 रहा है और ऐसे में 130 रहा है। ऐसे का भी मैं बताता हूँ अलग से। तो इसके अंदर आंसर राइटिंग के लिए ना एक मैं मोटा मोटा रोड मैप बता देता हूँ जो मैंने एक्चुअली फॉलो किया था। तो जैसे अगर ये क्वेश्चन है और हमारे पास 2 पेजेस हैं, तो अब हमने इसको इतना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है कि हमारा आंसर जो है वो बाकियों से स्टैंड आउट सा करे। तो इसके लिए सबसे पहले देखना कि क्वेश्चन हमेशा 3 सब पार्ट्स में होगा। एक होगी उसकी डेफिनेशन, एक होंगे उसके चैलेंजेस, एक होंगे उसके सोल्यूशन। तो हमेशा इस फॉर्मेट में ही चलना है। तो मैं क्या करता था जनरली कि यहाँ पे ऐसे करके अपना एक डायग्राम बना दिया, यहाँ से अपना इंट्रो स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने पॉइंट फॉर्मेट में अपने चैलेंजेस लिख दिए, फिर यहाँ तक आपके चैलेंजेस आ रहे हैं। एक बात याद रखना कि हर एक जो आप चैलेंज कर रहे हो या लिख रहे हो उसके अंदर एक एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। तो आप उसके अंदर एक एग्जाम्पल अपना लिखोगे तो एक एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, तो बहुत ज़्यादा आपका आंसर इनरिच सा लगेगा। उसके बाद जब यहाँ पे आप आ गए तो यहाँ पे मैं ऐसे करके बना देता था सोल्यूशंस 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कंक्लूजन विद वे फॉरवर्ड। तो ऐसे कर लिया कि यहाँ पे माइक्रो डायग्राम बना दिया, ऐसे करके यहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट में लिख दिया, यहाँ पे डायग्राम आ गया, तो आंसर बड़ा रिच सा लगता है और जो पेपर चेक करने वाला है उसको मोनोटनी सी नहीं होती है। तो ये आंसर राइटिंग फॉर्मेट है, इसको ट्राई करना, फॉलो करना, सब पार्ट्स में डिवाइड करना। और हम सबको पता ही है कि वो जो होती है हमारी टेक्निक, जो हमारी पेस्ट जेम वाली टेक्निक होती है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, जोग्राफिकल, है ना, इन्वायरमेंटल, मॉरल, तो ये सारे डायमेंशंस अपने ट्राई करने हैं कि हर आंसर में जनरेट करने हैं। इसका एक एग्जांपल भी आपको मैं दे देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आया था इस बार जो सिग्निफिकेंसी लायन और बुल फिगर्स की, माइथोलॉजी, कल्चर और इस सब में, तो फिर उसमें मैंने क्या करा कि अब लायन और बुल फिगर है, हम सबको पता है कि अशोका पिलर में लायन होते हैं, तो वो हिस्ट्री का क्वेश्चन था, अब उसको लिंकेज करनी थी। तो मैंने ये ऐसे करा कि यहाँ पे डायग्राम बना दिया अशोका पिलर का 1 2 3, और फिर मैंने नीचे लिख दिया कि एथिकल डायमेंशन कि ब्यूरोक्रेसी शुड बी लाइक द 4th पिलर ऑफ द अशोका, शुड बी लाइक द 4th लाइन ऑफ द अशोका पिलर,
इट शुड बी प्रेजेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट बट इट शुड नॉट बी सीन, द प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी। तो हिस्ट्री के आंसर में थोड़ी सी एथिक्स की डायमेंशन आ गई। तो ऐसे सिमिलरली आप हर जगह इसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हो और वैल्यू ऐड कर सकते हो। सो अब मैं आपको थोड़ा एथिक्स का बता देता हूँ, क्योंकि एथिक्स एक पेपर था जिसमें मुझे स्टार्टिंग में बड़ी डिफिकल्टी आती थी, पर एंड तक मेरे लिए वो सबसे ईजी पेपर था। तो उसके अंदर भी हमारे दो पार्ट्स में पेपर होता है, एक हो जाता है प्रॉपर एथिक्स है और दूसरा है जो केस स्टडीज है। तो पहले मैं आपको प्रॉपर एथिक्स में एक क्वेश्चन बताता हूँ जो टैकल करना थोड़ा मुश्किल है, कि व्हाट डज दिस कोट मीन टू यू। फिर उसमें किसी ऑथर का नाम लिख देते हैं आगे। तो उसके अंदर मैंने ऐसे डिवाइस किया था कि पेज भरना है, हम कई बार जेनेरिक सी बातें लिख के पेज भर देते हैं तो नंबर भी जेनेरिक से ही आते हैं। तो इसके अंदर मैंने क्या किया था कि जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का 3 में डिवाइड कर लेता था अपने मन में। तो यहाँ पे आएगा कि जैसे उन्होंने लिख दिया मार्टिन ल्यूथर किंग का एक कोट था, तो उसके बाद फर्स्ट लाइन में लिखा कि मार्टिन ल्यूथर किंग कौन था और उसने ऐसी चीज क्यों बोली होगी, कहाँ कहाँ वो इन्वॉल्व था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट उसमें भर गया। सेकंड वाला पार्ट है जैसे जो हमें पता है कि 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ होते हैं नोलन के, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, ओपननेस, लीडरशिप। तो ये सारी क्वालिटीज कहाँ पे उस कोर्स में से झलक रही है। और इसके अंदर एथिक्स में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल्स बहुत सारे याद करने हैं। स्मिता साबरवाल मैम, आर्मस्ट्रॉन्ग पामेसर, ये सारों के आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं। मैंने 10-15 याद करे थे। इनके दो फायदे हैं, एक तो एथिक्स के पेपर में यूज होते हैं, दूसरा एसए का जो हम स्टार्टिंग का एनेक्डोट करते हैं वो वहां पे भी यूज हो सकते हैं। एसए में इनरिचमेंट के लिए भी यूज हो सकते हैं। तो किसी का नाम कोट करने से डरना नहीं है, पब्लिक डोमेन में नाम्स है, यूज कर सकते हैं, बट बैड एग्जाम्पल्स नहीं कहीं कोट करने, है ना। तो ये सब कर लिया आपने। सेकंड पार्ट में आपने एग्जाम्पल से भर दिया और ये सब कर दिया। थर्ड वाले पार्ट की आपने हेडिंग डालनी है कंटेम्पररी रेलेवेंस। जैसे हमें पता है रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, कोई बैंक कोलैप्स हो गया है, पंच अमृत हो गया है, सीओपी हो गया है, तो इन सब में एथिकल डिलेमास होते हैं, एथिकल कॉन्ड्रम्स होते हैं। तो आपने इस वाली चीज को यहाँ पे लिंक करना है, किसी भी टॉपिक के साथ कोई भी स्टेटमेंट लिंक हो सकती है। तो आपने बस यहाँ पे कंटेम्पररी एग्जाम्पल में रेलेवेंट बातें डाल के इस कोड को जस्टिफाई करना है। तो ये व्हाट डज दिस कोड मीन टू यू वाला आंसर आपका पक्का हो चुका है। फिर इसके बाद मैं केस स्टडीज का बता देता हूँ फॉर्मेटिक। ये भी मेरे को काफी टाइम लगा इसको डेवलप करने में। विजन का मैंने पहले टेस्ट दिया, उसमें मैं इंट्रो नहीं लिखता था। सेकंड टेस्ट दिया, उसमें कंक्लूजन नहीं लिखता था। थर्ड टेस्ट दिया, उसमें मैं टेबल में नहीं डिवाइड कर रहा था। तो अल्टीमेटली अब मेरे को समझ आ गया कि कैसे करना चाहिए। केस स्टडी आपको दिया है, सबसे पहले आप उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन दोगे कि केस स्टडी में आप क्या समझ आया और क्या उसने बोला है। यहाँ पे आप साइड में टेबल बनाओगे, क्योंकि केस स्टडी में पेपर में बहुत कम टाइम होता है, आप सिर्फ उसको एक बार पढ़ सकते हो, तो काफी बार कुछ ना कुछ स्किप हो जाता है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे हेडिंग डालनी है अपनी स्टेक होल्डर्स की। और फिर जैसे जैसे आप अपना केस स्टडी पढ़ रहे हो ना, आपको नाम आ गया रवि, आपको याद आ गया ये कंपनी है, ये बॉस है, ये मीडिया मैनेजर है, साथ साथ आप पॉइंट्स में उसी टाइम लिखी जा रहे हो। अब आपने केस स्टडी पढ़ ली, आपने सबके नाम लिख लिए, अब आपको दोबारा केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके सारे नाम यहाँ पे है। और हमें इतना तो रिकलेक्ट हो जाता है नाम पढ़ के कि हाँ ये यहाँ पे इन्वॉल्व था स्टोरी में। और याद रखना, एक स्टेक होल्डर हमेशा ऐसे बना देना ना, सोसाइटी या इन्वायरमेंट, तो ऐसे थोड़ा एक ब्रॉड सा भी स्टेक होल्डर हमेशा रहेगा इसमें। फिर इसके बाद जब आपने कर लिया, ये इंट्रोडक्शन लिख दी, फिर वो बोलेंगे व्हाट आर द चॉइसेस अवेलेबल टू यू। तो आप पहले यहाँ पे सबसे पहले अपनी पहली चॉइस लिखोगे कि हाँ मैं मान जाऊंगा, दूसरा है कि नहीं मानूंगा, तीसरा है कि आप यूनिक सा कुछ निकालोगे। तो जब आप यहाँ पे करोगे तो आप इसके बाद इसको डिवाइड करोगे प्रोज में और कॉन्स में। अब प्रोज में आपने ये सारे स्टेक होल्डर्स है ना, हर एक ऑप्शन किसी स्टेक होल्डर के लिए प्रो होगा, किसी के लिए कॉन होगा। तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना, आपने बंदे का नाम देखा, हाँ इसके लिए कॉन है, आपने ये देखा इसके लिए प्रो है, तो ऐसे ऐसे करके आपका ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है नो, आपने उसके लिए ऐसा डब्बा बना दिया। फिर तीसरा पॉइंट है कि आप क्रिएटिव सोल्यूशन दोगे। अब क्रिएटिव सोल्यूशन कैसे देंगे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जो केस स्टडी फाइनली आया था। तो उसमें था कि बस ड्राइवर्स की यूनियन है और वहाँ पे उन्होंने चक्का जाम कर दिया है, क्योंकि जो एक बस ड्राइवर था सरकारी, उसने एक प्राइवेट गाड़ी वाले के साथ एक्सीडेंट हो गया था और उनकी आपस में लड़ाई हुई और बस ड्राइवर जो था उसकी डेथ हो गई और जो प्राइवेट वाला था वो क्रिटिकली एडमिट है। तो अब वो क्रिटिकली एडमिट हो चुका है और आप बस ड्राइवर्स की डिमांड है कि सरकार कॉम्पेंसेशन दे प्लस उनकी फैमिली में से किसी को एक जॉब दे। तो आप ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हो, आप क्या करोगे। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी और गलती बस ड्राइवर की थी, लड़ाई उसने शुरू करी थी। तो अब ऐसे में क्या करोगे। अब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो कह रहे थे कि हाँ हम लोग दोनों चीज़ें दे देंगे क्योंकि गवर्नमेंट जो है वेलफेयर स्टेट है। तो फिर क्वेश्चन ही का क्या फ़ायदा, आप मना भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो चक्का जाम नहीं हटेगा। तो इसका मैंने सोल्यूशन बनाया था कि वी वुड प्रोवाइड जॉब टू वन फैमिली मेंबर बट सब्जेक्ट टू मेरिट कंडीशंस, कि हर 6 मंथ्स पे उसका दोबारा टेस्ट होएगा एंड केस ही इज फाउंड अनफिट तो उसको निकाल देंगे। सेकंड, अब कॉम्पेंसेशन की बात थी, तो आई वुड ट्राई टू नेगोशिएट कि अगर हम इतना अपनी तरफ से कर रहे हैं, बंदा तो आपका ही था, आपकी इतनी बड़ी यूनियन है,
आप सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठे करो, उसके लिए फंड बना दो। उस फंड में से एक जो छोटा सा पार्ट है वो उस प्राइवेट बंदे के ट्रीटमेंट के लिए जाएगा जो क्रिटिकली एडमिट है, और रिमेनिंग पार्ट जो है उसकी फैमिली को जाएगा। अब केस स्टडी वो इतनी लंबी थी 1 पेज की, काफी लोग इस प्राइवेट बंदे को भूल ही गए कि ये भी कोई था एंटिटी, तो इसको भी हमने इन्वॉल्व करना है। तो ऐसे करके आप क्रिएटिव से सोल्यूशन बना सकते हो। मे बी इट माइट नॉट बी प्रैक्टिकली फीजिबल, बट एटलीस्ट वी आर डूइंग एन अटेम्प्ट टू कम टू द मिडिल ग्राउंड। तो आई थिंक उसको यूपीएससी रिवॉर्ड करता है। सो ये था एथिक्स का मेजर स्ट्रक्चर। मैं आपको एसए का बता देता हूँ। एसए का ऐसे था कि स्टार्टिंग में हमेशा एक एनेक्डोट से करता था। फॉर एग्जाम्पल मैंने, और टॉपिक्स हमेशा ऐसे कि वो चूज करने की जरूरत नहीं है जिसपे कोई भी नहीं लिख रहा है कि मैं उस पर लिखूंगा यार, कोई भी नहीं लिख रहा है तो मुझे उसमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 2 टॉपिक्स पे लिखा जो सब नहीं लिखे हुए थे। शिप इज सेफ इन द हार्बर बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज फॉर, और टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। फिर भी ठीक मार्क्स मिल गए। तो इसका मतलब जिस टॉपिक पे आपको ज्यादा आता है, यूपीएससी ने तो कभी बोला ही नहीं आप उस पर लिखो जिस पे कम आता है, जिस पे सबसे ज्यादा आता है उस पे लिखो, कोई बात नहीं। तो उसके अंदर आप स्टार्टिंग करोगे एनेक्डोट से। अगर ये आपका पेज है, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक अपना एनेक्डोट खत्म कर दिया पहले 1.5 पेज में। सो उसके बाद आप जब सेकेंड पैराग्राफ में आए हो, अब आपने यही करना है जो पेस्ट जेम अप्रोच थी हमारी, आपने उससे डायमेंशन जनरेट करने हैं। बट एक बात याद रखनी है, आपने किसी भी पैराग्राफ में मेंशन नहीं करना कि पॉलिटिकली या सोशली या इन्वायरमेंटली, वो लिखना नहीं है, वो इम्प्लिसिट होना चाहिए आपके एसे के अंदर। और आपने क्या करना है कि जैसे आपका ये पॉलिटिकल वाला पैराग्राफ चल रहा है, उसके अंदर आपने प्रोज भी बताने हैं, उसके आपने कॉन्स भी बताने हैं, और दोनों के साथ आपने एक एक एग्जाम्पल डालने हैं। तो आप दोनों के साथ एक एक एग्जाम्पल डालोगे तो आपके 10 पैराग्राफ्स हैं, आपके 20 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, और काफी ज्यादा अच्छा लगेगा आपका इससे। और एंडिंग आपने और ये करना है कि हर एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में एक इंटरलिंकिंग लाइन होगी जो बताएगी नहीं कि हम लोग एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, बट पता चल जाना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे विमेन के बारे में कुछ कुछ चल रहा था, तो आपने बोला विमेन आर ऑल्सो प्लेग्ड बाय सोशल इविल्स लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, ये फिर अगला पैराग्राफ सोशल पे स्टार्ट कर दिया। तो थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए कि इम्प्लिसिट सी इंटरलिंकिंग होनी चाहिए। और ऐसे और आंसर राइटिंग आप तब स्टार्ट करना जब आपका सारा सिलेबस खत्म हो गया, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तब तक आप इंटरलिंकिंग अच्छी नहीं कर पाओगे। तो डे 1 से भागने की जरूरत नहीं है, अपना पहले प्री का कर लो, फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट कर लेना। अब मेंस के टाइम में मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मेरे बल्क ऑफ आंसर राइटिंग प्री और मेंस के बीच में ही हुआ था। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि मैं पहला 1.5 मंथ्स तो मेरा मेडिकल साइंस ही चला, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था। अब मेरे पास 1.5 मंथ्स रह गए जीएस के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि मैंने 1 वीक दे दिया एक जीएस को, या कभी कभी 1.5 वीक। तो उसके अंदर मैं डिवाइड कर लेता था कि 2020 और 2021 के PYQs मैंने करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये GS1 का हफ्ता है, तो इसके अंदर कोई मेरे पास टाइम बाउंड नहीं था। एक क्वेश्चन मैंने करा, ऑनलाइन मॉडल आंसर से चेक करा, अपनी गलतियां उसमें ऐड करी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मेरे एक्स्ट्रा होते थे मॉडल आंसर से ज़्यादा, कुछ उनके एक्स्ट्रा होते थे, तो दोनों मिक्स कर लेता था। फिर मेरे को पता चल गया जब मैंने 20 और 21 के करे कि थीम्स रिपीट होते हैं। फिर मैं प्रीवियस ईयर टॉपर्स के, जो टॉपर्स कॉपीज हैं प्लीज अच्छे से देखना, उन्होंने कैसे लिखा है। जैसे श्रुति शर्मा मैम अगर एग्जाम्पल लिखती थी तो ऐसे बना देती थी ऊपर ट्रायंगल, तो मैं भी ये करने लग गया। तो धीरे धीरे अब मेरे को इससे पता चला कि ऐसी चीज़ों का क्या फायदा है। स्टार्टिंग में तो हमारी राइटिंग अच्छी है कि एग्जाम्पल आपने लिख दिया ऐसे करके, है ना, ऐसे, पर एंड तक वो ऐसे हो जाता है, तो पता नहीं ये क्या है। बट अगर ऐसे ट्रायंगल है उसके आसपास, तो एग्जामिनर को पता है हाँ यार ये एग्जाम्पल स्टार्टिंग से यूज कर रहा था, तो एग्जाम्पल्स ही हैं। प्लस देखने में भी दूर से अच्छा लगता है कि वाह इतने सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, कई बार नजर नहीं पड़ती कितने एग्जाम्पल्स हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल ये कि ऐसे कर सकते हो। फिर इसके बाद आपने GS1 के जब कर लिए, मैंने मॉडल आंसर से चेक, है ना, अच्छे से बना ली अपनी। फिर वीकेंड पे आके मैं विजन के 2 टेस्ट दे देता था GS1 के, सुबह और शाम। तो 2 टेस्ट दे दिए, अब इनके चेक होके आ गए। अब नाउ आई हैव 4 सॉल्व पेपर्स ऑफ 1 GS। सिमिलरली 2, 3, 4 कर लिया। फिर एंड में हुआ था अभ्यास, वो भी दे दिया। तो आई हैव 5 सॉल्व टेस्ट ऑफ ईच GS। तो दीज आर 100 क्वेश्चंस फॉर ईच GS। तो इनके सोल्यूशंस अच्छे से पढ़ लिए मैंने, अपने आंसर मैंने चेक कर लिए, टॉपर्स कॉपी से कंपेयर कर लिए, इतना कंपाइलेशन हो गया। ये मेरा रिसोर्स मटेरियल है मेंस का। इसके अलावा मैंने पढ़नी थी मेंस 365 वगैरह, बट टाइम नहीं था मेरे पास, तो यही मेरा रिसोर्स था और इसी से मैंने कर लिया और इससे हो गया। तो कीप योर रिसोर्सेज सिंपल एंड लिमिटेड। कॉन्फिडेंस रखना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है जो ऑन द स्पॉट हमें नहीं आते होंगे वहाँ पे। अब क्वेश्चन होता है कि 20 में से कितने क्वेश्चन आते होते हैं, शायद 7 से 8, मे बी इवन लेस। 4 क्वेश्चन होंगे, हाँ थोड़ा बहुत आइडिया है, लास्ट के 3 क्वेश्चन होंगे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो ऐसे ही होता है। अब IMD ने पूछा था कलर कोडेड साइक्लोन वार्निंग्स बता दो, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया कि हाँ यार कलर कोडेड वार्निंग्स क्या ही होंगी, तो मैंने लिख दिया वहाँ पे रेड, येलो, ऑरेंज। घर आके देखा वही था। तो थोड़ा सा रिस्क लेना है, थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करना है, ऑन द स्पॉट चीज़ों को बनाना है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि हम लोग डायग्राम्स जो वहाँ पे होते हैं ऑन द स्पॉट बना दो। सेलुलोज की डिग्रेडेशन पूछी हुई थी, मैंने खुद से बना दी। वो जेम्स वेब टेलीस्कोप पूछा हुआ था,
तो मुझे बस इतना याद था कि उसके अंदर 8 मिरर्स होते हैं। तो मैंने बस ऐसे करके साइड में डायग्राम बना दिया कि ये मिरर्स हैं उसके, 8 मिरर्स बना दिए। तो ऐसे करके कोई भी आपको लग रहा है डायग्राम रेलेवेंट है और कंटेंट नहीं है तो बना दो। जैसे GS1 में मैंने कम से कम 4 इंडिया के और 4 वर्ल्ड के मैप्स बनाए थे। तो जितना ज़्यादा आप ऐसे डायग्राम से अपना एनरिच कर सकते हो ना, उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो बेसिकली यही था जो प्री और मेंस का और सब